So hello everyone, I am Ankit Dhingra and I am your educator for class 9th complete chemistry section. So यार बात करें यहाँ पे chapter first, matter in our surrounding is matter around us pure, atoms and molecules, and your super important chapter, chapter number 4, that is structure of atom. तो complete आपको जो है मैं करवाने वाला हूँ यार यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर बात करें, साथ में चारों चैप्टर्स आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएंगे यार इस पूरे चैनल के ऊपर. ओके, जस्ट 9th. एंड बात करें हम यहाँ पे यार पूरे कंप्लीट चैप्टर्स के बारे में, तो यार हर एक चैप्टर के लिए आपको जो है वो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी रहते हैं, चाहे वो यार एनसीईआरटी से हो आपका, चाहे वो पियर्सन से हो क्यों ना हो यार, कॉम्पिटिटिव लेवल की अगर बात करें तो वो सब आपको जो है वो चारों चैप्टर्स के लिए देखने को मिलने वाला है. ठीक है, विद इन 2 months ऑफ स्पैन हम इन पूरे के पूरे 4 चैप्टर्स को खत्म करने वाले हैं यार. स्टार्टिंग करेंगे आज यहाँ पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से, देन वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, एंड आफ्टर दैट हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इज मैटर अराउंड अस प्योर एंड मैटर इन अवर सराउंडिंग्स. ओके, सो ये पूरा स्केड्यूल रहेगा यार, और किस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, तो वो एक बार मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ यार इसके अंदर. The first thing is, and before starting with all the things, so you should know me यार. So जैसे मैंने आपको बताया यार, my name is Ankit Dhingra and I have done MSc in chemistry and B.Ed also. So अभी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के फटाफट से. So बात करें यार यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर के बारे में यार. देखो, फर्स्ट चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बेसिक पता होना चाहिए, what are laws of chemical combination. ठीक है, what are the laws of chemical combination. यार आपको 11th में ना ये जितनी भी चीजें हम पढ़ने वाले हैं आपको इस चैप्टर के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए अगर आप पढ़ोगे, बोर्स मॉडल हो गया या फिर बात करो आप वहां पे रदरफोर्ड मॉडल हो गया, ये सारा कुछ यार आपका 11th का बेस है. सारा कुछ आपका जो है वो 11th का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक में तो इतना काम नहीं आएगा, सब कुछ आपका 11th में ये बेस बनाएगा यार. ठीक है, आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस यहीं से तैयार होने वाला है. सो फर्स्ट थिंग इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. आपके कोर्स में सिर्फ 2 हैं, पढ़ेंगे हम 3, बाकी 11th में जाओगे तो यार 5-6 लॉज आपको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में देखने को मिलता है. अभी कंप्लीट करेंगे इसको इसी सेशन में. देन वी हैव डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. यार देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे हमें किसी चीज मैटर के बारे में जिन्होंने बताई यार, हमारे डाल्टन भाई साहब है ना, डीएटी थ्योरी इन्होंने दिया. अब क्या कहती है यार इनकी थ्योरी यहाँ पर, है ना, किस तरीके से इन्होंने एटम को डिस्क्राइब किया, जो कि बिल्कुल ही ड्रॉबैक आपको उसके देखने को मिलेंगे, है ना. सो क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, क्या इसकी थ्योरी है यार, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा. सेकंड टॉपिक हमारा. एंड देन नेक्स्ट वी हैव द ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. यार कोई नहीं बताता ड्रॉबैक्स के बारे में, है ना. सो हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भैया एटम के बारे में चीजें पता चली हैं, तो उसमें ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं, लिमिटेशंस क्या क्या हैं वहां पे, है ना. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज एटम्स. इजी वाला पार्ट यहां से चैप्टर का चालू हो गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट चालू हो गया. ठीक है, सो वी हैव एटम्स. व्हाट आर एटम्स, व्हाट आर द सिंबल ऑफ एटम्स, क्लासिकल सिंबल क्या होते हैं, मॉडर्न सिंबल क्या होते हैं. ठीक है यार, यहाँ पे कार्बन का सिंबल C बना हुआ है, एंड व्हाट इज दिस 6 रिटन ओवर देयर. ठीक है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, तो ये सारी कहानी अब यहाँ से चालू हो जाएंगी तुम्हारी यार चैप्टर में. द फर्स्ट थिंग इज वी आर गोइंग टू स्टडी एटम्स के बारे में. ठीक है ना, एटम्स, सिंबल ऑफ एटम्स. देन वी हैव एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, है ना. अगर कार्बन है तो उसका मास क्या होगा, नाइट्रोजन है तो उसका मास क्या होने वाला है, डबल होगा अटॉमिक नंबर से, नहीं होगा, सारी बातें करेंगे यहाँ पर. इनफैक्ट यहाँ पे अगर बात करें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में, उनके इंक्लूजन से बताने वाला हूँ यहाँ पे आपको, जो कि चैप्टर 4th में आता है, वो भी हम स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे. देन वी हैव द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड. अभी क्या है यार, किस तरीके से कंपाउंड फॉर्मेशन होता है पढ़ने वाले यार, सुपर इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं, है ना, जैसे अगर सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, तो भैया कैसे तुम्हारे घर में टेबल सॉल्ट पहुंचा है, कैसे तुम्हारे घर में जो है वो नमक की कमी पूरी हो रही है वहां पे, तो वो सारी बॉन्डिंग यार कैसे होती है वहां पे ना, कैसे आयंस कंबाइन होते हैं आपस में, तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा. देन वी हैव द केमिकल फॉर्मूला, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. जैसे NaCl बना है ना यार, तो कैसे बना हुआ NaCl, व्हाई इट इज नॉट Na2Cl, व्हाई इज नॉट NaCl2, NaCl3 क्यों नहीं है भाई ये, है ना. तो कैसे पता चलता है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3 है, व्हाई नॉट Al3Cl, है ना. तो सारी चीजें आपको यार केमिकल फॉर्मूला में इंक्लूड मिलेंगी यहाँ पर. तो क्या अभी तक समझ में आ रहा होगा यार, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना. व्हाट इज दिस, विल स्टडी अबाउट दिस द वेरी फर्स्ट टॉपिक. ठीक है, देन हमारे पास डेल्टा एटॉमिक थ्योरी है, ड्रॉबैक्स हैं, एटम्स हैं, उनके एटॉमिक मास हैं. देन वी हैव द केमिकल फॉर्मूला.
द नेक्स्ट थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है। अब जितने भी आपने कंपाउंड बना लिए ना यहाँ पे, अब उनका मॉलिक्यूलर मास क्या है यहाँ पे, कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज एटॉमिक मास, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। सारी चीजें आपको मास की यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। देन वी हैव आयंस, ठीक है। आयंस कैटायंस होते हैं, एनायंस होते हैं, कैसे पॉजिटिव चार्जेस आते हैं किसी भी मेटल के ऊपर, और मेटल के ऊपर ही क्यों पॉजिटिव चार्जेस होते हैं यार, है ना। एंड व्हाट आर द पॉलीएटॉमिक आयंस, जैसे अगर हम बात करें SO4 2 नेगेटिव के बारे में, व्हाट इज दिस यार, याद ही नहीं होता है बच्चों को, बहुत कम चीज है। वो टेबल जो बनी हुई है ना आपकी एनसीईआरटी में, बहुत कम बच्चों को यार रटनी नहीं है हमें उसको यार, कंप्लीट समझेंगे उसको। भाई सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव क्यों दिखता है, हमें 3 नेगेटिव क्यों नहीं है, सारी बातें करने वाले हैं, ठीक है। देन द केमिकल फॉर्मूला, आई थिंक 2 बार लिख लिया मैंने यार, इट्स नॉट दैट कोई अलग है, ये वैसा ही है। देन वी हैव द वैलेंसी ऑफ आयंस एंड द सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मोल कॉन्सेप्ट, है ना, हाईलाइटेड बनाया हुआ है यार। इसके बिना तुम्हारा केमिस्ट्री का वाला चैप्टर बिल्कुल अधूरा है यार, है ना। मोल कॉन्सेप्ट क्या रहता है यार, बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ठीक है। भाई एक मोल क्या है, कितनी क्वांटिटी है ना, कितनी क्वांटिटी होने वाली है 1 मोल यहाँ पे, तो वो तो यार बहुत तगड़ा टॉपिक है यार, उसके लिए कंप्लीट 2 सेशन डालूंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं उसके अंदर। इनफैक्ट जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यार एनसीईआरटी में से, प्लस आपका कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें यहाँ पे पियर्सन वाले, तो वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे यार, ठीक है। सारे के सारे होने वाले हैं। इनफैक्ट हम हर एक सेशन को 40 to 50 मिनट्स का रखने वाले हैं, और उसमें भी टोटल 4 सेशंस आपको हर एक चैप्टर के देखने को मिल जाएंगे, करेक्ट है। सो यार ये पूरा है ना सामग्री है पूरे चैप्टर की यार, इंट्रोडक्शन तुम्हारे सामने है, तो यार पता होना चाहिए तुम्हें कि पढ़ने के वाले हैं आगे जाके, ठीक है। सो ऑलमोस्ट हम आज वाले सेशन में यार 5th पॉइंट तक कंप्लीट करने वाले, ऑलमोस्ट हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। देन द नेक्स्ट सेशन जो कि लाइव होगा यार, अभी तो यार ये वाला सेशन लाइव नहीं है, बट उसके बाद जो भी रहने वाला है यार, जो भी सेशन रहेगा उसमें हम लाइव क्वेश्चन आंसर्स भी करने वाले हैं, और ऑब्वियसली एमसीक्यू भी रहने वाले, पोल वाले क्वेश्चंस भी रहने वाले वहां पे। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं यार। फर्स्ट टॉपिक नारियल फोड़ के, हियर इज द फर्स्ट वन, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो यार हमने पहला टॉपिक क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मैंने आपको बताया अभी हमारे कोर्स में ना, एक सेकेंड भाई, हमारे कोर्स में कितने देखने को मिलते हैं यहाँ पे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यार। अगर हम बात करें यहाँ पे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, नर कोर्स विल बी हैविंग 2, ठीक है, विल बी हैविंग 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। द फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। भैया जितना खाओगे, है ना, जितना तुम खाने वाले हो उतना ही तुम्हारी बॉडी को लगने वाला है, ऐसा समझ लो यार, है ना। एक सेकेंड भाई देखना, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बहुत तगड़ी लाइन हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। इसका मतलब क्या है यार, कैसे हम इसको इंप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखा, लेट्स से आई एम हैविंग सम रिएक्टेंट ओवर देयर ए प्लस बी से यहाँ पे जो है वो सी बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही तगड़ी रिएक्शन लिखे है यार, याद कर लेना इसको, ए प्लस बी से सी बन रहा है यहाँ पे। एंड लेट्स से ए इज हैविंग मास ऑफ 5 ग्राम्स, ठीक है, ए इज हैविंग मास ऑफ 5 ग्राम्स एंड बी इज हैविंग मास ऑफ 15 ग्राम्स, है ना। भाई दोनों का टोटल हमने ऐड किया, वी आर हैविंग दीज रिएक्टेंट्स, इनको क्या बोलते हैं भाई, हम यहाँ पे रिएक्टेंट्स बोलने वाले, जो रिएक्ट करने वाले हैं आपस में, है ना। बिकॉज ऑफ देयर रिएक्टिविटी आपस में रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद क्या दे रहे हैं भाई, हमें सी कंपाउंड दे रहे हैं यहाँ, ठीक है, दे आर गिविंग अस सी कंपाउंड। अब इसका मास क्या होना चाहिए, देखो यार हमने यहाँ पे 5 + 15, हमने 20 ग्राम्स ऑफ सब्सटेंसेस ऐड किए, हमने 20 ग्राम्स ऑफ रिएक्टेंट ऐड किए। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आपको जो ये सी कंपाउंड मिला है यहाँ पे, इट शुड बी ऑफ 20 ग्राम्स, है ना, इट शुड बी ऑफ 20 ग्राम्स। अदरवाइज आपने गलत किया है वहां पे, इक्वेशन एकदम गलत लिखी है वहां पे। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहने वाला है यार यहाँ पे, जितना आपने मास लिया होगा रिएक्टेंट पे, उतने ही मास का प्रोडक्ट आपको मिलेगा भी आगे जाके, समझ रहे हैं बात, है ना। जितना मीठा डालोगे चाय में उतनी मीठी बनती है, तो ये वही वाली बात है यार। ए प्लस बी की अगर हम बात करें यहाँ पर 5+, अब ऐसा मत करना यार, तुमने चाय मीठी बनाने के चक्कर में सड़ा दी। सो ए प्लस बी की बात करते हैं यार, 5 + 15 कितना 20, तो मास कितना मिलना चाहिए हमें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। आई एम नॉट सेइंग दैट कि 20 ही मिलेगा, है ना, आई एम नॉट सेइंग दैट कि 20 ही मिलेगा, क्या पता 10 मिले, क्या पता आपको 10 ग्राम्स मिले, तब क्या हो गया, तब तो लॉ फॉलो नहीं हुआ। तब फॉलो करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट 10th में पढ़ाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड द बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन। देखो मैंने बोला यार यहाँ पे इन द फर्स्ट सिचुएशन, जस्ट अ मिनट,
इन द फर्स्ट सिचुएशन वी आर हैविंग दिस 20 ग्राम्स ऑफ मास, वेरी गुड, हम प्रसन्न है यार इससे, है ना। 5 ग्राम हमने ए लिया, 15 ग्राम्स हमने बी लिया, 20 ग्राम सी बन गया, बहुत सही है, लॉ फॉलो हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, है ना। मास ना तो डिस्ट्रॉय हुआ ना कोई एक्स्ट्रा बना, ना तो 21 हुआ ना तो 19 हुआ, है ना। 19-21 हो ही नहीं रहा वहां पे, सीधा 20 है ना, बैंग ऑन। सो ये तो हो गई यार, लॉ फॉलो कर गया। बट अगर मास यहाँ पे 10 ग्राम्स बनता, देन व्हाट विल डू, ऑब्वियसली वी शुड बैलेंस द इक्वेशन, है ना। इन दैट केस, जो कि टॉपिक 10th में आएगा, यहां नहीं पढ़ना है अपने को, है ना। सो अगर हम बात करें यहाँ पे मुझे बैलेंस आउट करना होगा दोनों सिचुएशंस को, आई शुड मल्टीप्लाई दिस बाय 2, ठीक है। अब हमें क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, बिकॉज हमें फॉलो करवाना है लॉ यहाँ पे, है ना। मास का कंजर्वेशन होना चाहिए, आप रिएक्शन कोई भी लिख रहे हो वहां पे, आपको बैलेंसिंग भी करनी आनी चाहिए। आई थिंक क्लैरिटी होगी यार इसमें, बहुत सिंपल लॉ है, एक बार जरा स्टेटमेंट पढ़ लो। एंड यस, इनफैक्ट जितने भी यार मेरे आपको स्लाइड्स या नोट्स देखने को मिलने वाले कंप्लीट है यार, उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं आपको एनसीईआरटी उठा के देखनी पड़ेगी या कुछ भी करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, ठीक है। जस्ट फॉलो दीज नोट्स, ठीक है, जस्ट फॉलो दीज नोट्स, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो यार सेकंड पॉइंट पे आते हैं एक बार इसके। It says law of conservation of mass means that in a chemical reaction the total mass of the product is equal to the total mass of the reactant। और क्या बताया मैंने। So I think इसमें क्लैरिटी हो गई यार आपकी। एंड एक बार इसको सम अप कर लेते हैं। What is law of conservation of mass? It says that भाई जितना भी आप रिएक्टेंट को लेके चलने वाले हो उतना ही आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है यहाँ पे, दैट्स ऑल। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट यार। व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट प्रोपोर्शन यार, देखना, अगर कोई भी कंपाउंड्स आपने पढ़ा, आपने यार सेकंड चैप्टर में पढ़ा कंपाउंड्स की डेफिनेशन, है ना। व्हाट आर कंपाउंड्स, आप ये बोल सकते हो दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स और द मॉलिक्यूल्स इन द कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास, है ना। व्हाट इज कंपाउंड, व्हाट आर कंपाउंड्स। भाई कंपाउंड्स की अगर हम डिफाइन के बारे में बात करें, कंपाउंड्स आर द मिक्सचर ऑफ, या कह सकते हो द कॉम्बिनेशन ऑफ, या कह सकते हो द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स और द मॉलिक्यूल्स, है ना, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड केमिकली। ये भी था भाई, है ना। और आगे ये भी लिखा होता था बाय मास। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, देखना है। जैसे अगर मैं सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल यहाँ पे यार आपको बताएंगे H2O के बारे में, वाटर के बारे में, है ना। अब व्हाट डू यू मीन बाय द कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, समझ रहे हो यार। आपको आगे जाके चैप्टर में पता चलेगा कि हाइड्रोजन इज हैविंग मास 1, है ना। हाइड्रोजन इज हैविंग मास 1 एंड वी आर हैविंग 2 हाइड्रोजन्स इन केस ऑफ H2O। सो अगेन मल्टीप्लाई दिस कंप्लीट बाय व्हाट, 2 into 1 हो जाएगा भाई यहाँ पे, करेक्ट। एंड देन अगर हम बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में, सो ऑक्सीजन इज हैविंग मास व्हाट 16, है ना। ये भी आगे पता चलेगा। इफ यू गोना ऐड दिस, या इनफैक्ट अगर हम इसका रेशो निकाले यहाँ पे, है ना, इनफैक्ट अगर हम इसका रेशो निकाले यहाँ पे, सो कुछ कैसे निकलेगा यार, जरा चेकआउट करना है इसको, देखना भाई। अगर हम इसका रेशो निकालते हैं यहाँ पे, सो इट बिकम्स 2:16, या फिर आई शुड से अगर हम कैंसल आउट करते हैं 1:8 विल बी देयर, है ना, 1:8 विल बी देयर। और अगर हम बात करें यहाँ पे H2O के बारे में यार, तो H2O में हाइड्रोजन इज हैविंग 1 एंड ऑक्सीजन इज हैविंग द मास रेशियो एज 8। दिस इज टोटली फिक्स्ड, दिस इज टोटली फिक्स्ड। एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस यार, देखो अगर हम बात करें वाटर के बारे में, वाटर इज अ कंपाउंड एंड what do you mean by constant proportion? This proportion is constant, this ratio is always constant। यार आपके घर का पानी हो या हिमालय का पानी हो, है ना, या मेरे घर का पानी हो, सब वाटर में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो विल रिमेन्स द सेम, विल रिमेन द कांस्टेंट। दैट इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल यार, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ अमोनिया, लेट्स, ठीक है। अमोनिया के बारे में बात करते हैं। अमोनिया गैस, ठीक है, NH3 इज द फॉर्मूला। नाइट्रोजन एक है, 3 हाइड्रोजन्स विल बी देयर, है ना, 3 हाइड्रोजन्स रहते हैं भाई वहां पर। अच्छा, व्हाट इज द मास ऑफ दिस नाइट्रोजन यार, ठीक है। नाइट्रोजन का मास वही बात आपको आगे जाके मिलेगा चैप्टर में, विच इज 14। एंड हाइड्रोजन का तो पता ही यार हमें यहाँ पे 1 into 3 हो जाएगा, सो इट विल बी व्हाट भाई, रेशियो इसमें कैंसिल तो होने नहीं वाला है, 3 इज अ प्राइम नंबर, सो 14:3, दैट इज टोटली फिक्स्ड। अब कहीं पे भी आप अमोनिया बनाने वाले हो, है ना, कहीं पे भी अमोनिया, आप तो खैर नहीं बनाओगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात यार, गुड टू नो, पता होना चाहिए अमोनिया के बारे में। अमोनिया अगर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात करें यहाँ पे, इसके द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया इज नोन एज हेबर्स प्रोसेस, है ना। N2 और H2 से बनाई जाती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर विद अ पर्टिकुलर कैटलिस्ट। अमोनिया की प्रिपरेशन को जस्ट गुड टू नो, ऐसा कोई आपके एग्जाम में आएगा नहीं, बट स्टिल यार आगे पता होना चाहिए तुम्हें चमकाने के लिए। सो अमोनिया क्या यार, यहाँ पे अमोनिया की प्रिपरेशन को हम क्या बोलते हैं भाई, हेबर्स प्रोसेस। व्हाट इज दैट, हेबर, जस्ट लाइक फेबर, HABER, हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। सो यस,
भाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाते हो आप विद कैटलिस्ट सच एज आयरन कैटलिस्ट हम लेते हैं यहाँ पे, जो कि इनकी रिएक्शन को करवाता होगा इन गैसेस की, नाइट्रोजन हाइड्रोजन की, तब जाके अमोनिया का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे इंडस्ट्रीज में। और इस प्रोसेस को हेबर्स प्रोसेस बोलेंगे। ऑब्वियसली हेबर भाई साहब ने बताया होगा मैं यहाँ पे। ठीक है, अमोनिया के बारे में क्लैरिटी होगा। नाइट्रोजन इज हैविंग मास 14, हाइड्रोजन इज हैविंग मास 3, सो वी आर हैविंग दिस रेशियो 14:3। आई थिंक समझ में रहा होगा आपको। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट प्रोपोर्शन? समझ में आ गया ना यार। कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करें, दिस रेशियो इज टोटली फिक्स्ड। भाई कहीं की भी अमोनिया हो, ये रेशियो 14:3 रहेगा, है ना। हम किसी का भी कांस्टेंट प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं यहाँ पे, बहुत सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट चीज के बारे में, ये दो लॉज क्लियर होंगे, लॉज ऑफ कांस्टेंट, आप कह सकते हो कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एक और लॉ, ये दो आपके कोर्स में, ठीक है, एक और लॉ के बारे में हम बात करेंगे, मल्टीपल प्रोपोर्शन। बिफोर दैट विल बी हैविंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में यार। लिखा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ 1:8। अभी तो बताया यार, वाटर जब बनता है 1:8 का रेशियो से कंबाइन होते हैं, और वो रेशियो किनका होता है भाई? उनके मास का रेशियो होता है, उनके एटम्स का रेशियो नहीं है वहां पे भाई, उनके मास का रेशियो 1:8 इज द मास। एंड व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 grams ऑफ हाइड्रोजन गैस? भाई कितना मुझे ऑक्सीजन लगेगा, है ना, लगेगा, समझ रहे हो। सो कितना ऑक्सीजन हमें चाहिए होगा, या कह सकते हो कि रिएक्ट करेगा विद 3 grams ऑफ हाइड्रोजन? इट्स अ स्ट्रेट अवे क्वेश्चन यार। देखो मेरे पास यहां था हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो विच इज ऑब्वियसली 1:8। 1:8 is the ratio, that is its mass ratio, है ना, मास का रेशियो, बाय मास हम लिख सकते हैं बराबर में, to specify. What are we doing here is we are having 3 grams of oxygen, sorry hydrogen, ठीक है भाई। अगर मेरे पास 3 grams of hydrogen है, so I should multiply this whole equation by 3. I should multiply this whole equation by 3 will get what? भाई यहाँ क्या हो जाएगा भाई, यहाँ अगर मैं पूरी इक्वेशन को, ऊपर वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, I'll get 3 over there, ठीक है। जस्ट अगर मैं पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूं ऊपर वाले इक्वेशन को, व्हाट आई विल गेट भाई? अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कंप्लीटली 3 को, भाई हमें 3 grams हाइड्रोजन दिया ना, 1 ग्राम तो है नहीं हमारे पास वहां पे जो कि मास होता है, मतलब 3 मोल्स होंगे हमारे पास हाइड्रोजन के वहां पर। सो विल बी गेटिंग 3 फ्रॉम हाइड्रोजन एंड 24 फ्रॉम व्हाट? ऑक्सीजन। The ratio is totally fixed. The ratio is obviously 1:8 right now. But what are we going to write over there is what mass of oxygen required? भैया अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हो, 3 गुना कर दिया आपने, तो ऑक्सीजन शुड बी 24 grams, तभी वो रेशियो मेंटेन होगा। वी हैव टू मेंटेन दैट रेशियो। भाई अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन शुड बी 24। अगर 25 हुआ भी तो हम उसको बोलेंगे कि एक्सेस अमाउंट में है ना। आगे जाके बड़ी क्लासेस में आपको यही क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा यार, कि अगर हमारे पास, है ना, अगर हमारे पास 3 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन का है ना, और आपके पास ऑक्सीजन कितना है भाई? ऑक्सीजन दे दिया समझ लो 100 grams, तो क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा। ऑक्सीजन सिर्फ यहाँ पे 24 ग्राम से रिएक्ट करने वाले 3 ग्राम से, बिकॉज द रेशियो इज व्हाट? फिक्स्ड, कांस्टेंट प्रोपोर्शन है आपके पास। आउट ऑफ दैट 100 grams ऑफ ऑक्सीजन, आउट ऑफ दैट 100 grams ऑफ ऑक्सीजन विच आर गिवन, जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, जितना भी आपको 100 ग्राम ऑक्सीजन दिया उसमें से सिर्फ 24 ही आपका रिएक्ट करने वाले। सो बाकी क्या गया यार? बाकी क्या होगा यार? बाकी आप बोलोगे एक्सेस अमाउंट पे क्यों दिया भाई आपने, है ना वो तो रिएक्ट ही नहीं करने वाला। दिस 70 grams इज योर वुड द एक्सेस थिंग, ठीक है, ये एक्सेस रिएजेंट है आपका। बाकी 24 grams रिएक्ट करेगा भैया, सफल जिंदगी जी के H2 बनाएंगे वाला। आया होगा यार समझ में, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका आएगा यार आगे जाके 11th में, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा। दैट इज एक्सेस रिएजेंट्स एंड लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या होता है ना। लिमिटिंग जो कि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे, और एक्सेस मतलब ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये बहुत थ्योरी आगे आपकी तगड़ी वाली मोल कॉन्सेप्ट में 11th में आएगी, इस बार नहीं आएगी, ठीक है। अगर 3 grams हाइड्रोजन है, डेफिनेटली ऑक्सीजन 24 है, आप 1000 ग्राम ले लो, वो एक्सेस है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए वहां पर। आई थिंक क्लैरिटी होगी इसमें। चलिए फटाफट से आगे आते हैं यार। थर्ड लॉ, ये भी बढ़िया चीज है यार, देखना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अभी तक तो कांस्टेंट था, मल्टीपल कहां से आ गया यार, है ना। देखो अगर हम बात करें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में, इट सेज दैट इट इज ऑब्वियसली गिवन बाय डेल्टन, ठीक है। डेल्टन की थ्योरी आने से पहले भैया लॉ चल रहे हैं उनके यहाँ पर। द फर्स्ट थिंग वी हैव हियर इज इफ 2 एलिमेंट्स, या डायरेक्ट यार इसके एग्जांपल पे समझो, ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे तुम, डायरेक्ट एग्जांपल पे आओ भाई। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, है ना, मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे आपने जैसे CO2 पढ़ा होता है आप सबने, ठीक है। CO2 इज व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रेजेंट, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में।
इनफैक्ट SO3 भी प्रेजेंट होता है यार, इनफैक्ट सल्फर ट्राइऑक्साइड इज ऑल्सो देयर, है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड इज ऑल्सो देयर। सो आप क्या मिलने वाले यार, आपको इससे क्या मिलेगा देखना, देखो सिंपल सी बात है। इफ वी टॉक अबाउट द मास ऑफ सल्फर, इफ वी टॉक अबाउट द मास ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन रेशियो अगर मैं निकालता हूं SO2 के अंदर, सो आई एम हैविंग द मास ऑफ सल्फर एज 32, है ना, सल्फर का मास यहाँ पे कितना रहेगा भाई 32 आपको देखने को मिलता है। एंड ऑक्सीजन की बात करें हम यहाँ पे कितना देखने को मिलेगा भाई, यहाँ पे भी इसका मास अगर O2 है तो 32 ही मिलता है भाई। मुद्दा ये है यहाँ पे कि एक एलिमेंट सल्फर दो अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं सेम ऑक्सीजन के साथ मिलके। यहाँ पे भाई सल्फर ने ऑक्साइड भी बनाया, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, सल्फर ने ट्राइऑक्साइड भी बनाया यहाँ पे। दैट मीन्स सल्फर कैन एग्जिस्ट इन व्हाट, मल्टीपल प्रोपोर्शंस विद ऑक्सीजन। इट्स नॉट दैट कि वो किसी और के साथ भी ऐसा करने वाला है, बट वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो मल्टीपल प्रोपोर्शन में है। गेटिंग इट? सल्फर इज फॉर्मिंग व्हाट, द मल्टीपल, यू कैन से ना, द मल्टीपल प्रोपोर्शन थिंग्स विद व्हाट, ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड भी बनाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनाएगा। रेशो क्या हुआ इनका यार, देखो सल्फर ऑक्साइड में द सल्फर एंड ऑक्सीजन रेशियो इज टू बी 1:2। सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 3 है, द रेशियो इज टू बी 1:3। आई होगी बात समझ में यार? व्हाट इज मल्टीपल प्रोपोर्शन? व्हेन अ सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्मिंग व्हाट, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स वहां पे बनाने वाले। व्हेन द सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स combine with each other in the different proportions, that is all about this multiple proportion। ठीक है, एक बार इसकी स्टेटमेंट बढ़ते हैं यार, क्या लिखा है यहाँ पे। सेकंड वाली स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऊपर वाली तो खैर आपको थोड़ा सा ऊपर से जा सकती है बिकॉज ये कोर्स में नहीं है हमारे यार, इसलिए, बट फिर भी आना चाहिए यार आपको। वी कैन से दैट atoms of elements may combine in different ratios to form more than one compound। आई बात समझ में भाई? एटम्स क्या लिखा है यहाँ पे, एटम्स ऑफ 2 एलिमेंट्स। भाई यहाँ पे 2 एलिमेंट कौन थे, एक सल्फर था एक ऑक्सीजन था। मे कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज, भाई अलग अलग रेशियो में वो कंबाइन हो सकते हैं, है ना, अलग अलग रेशियो में वो कंबाइन होकर कंपाउंड बना सकते हैं अलग अलग। वहां पे एक में रेशियो 1:2 था SO2 में, वहां पे एक में रेशियो 1:3 था SO3 में। वहां पे दिस इज ऑल अबाउट मल्टीपल प्रोपोर्शन। आई थिंक यू आर गेटिंग इट यार। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, तीनों लॉज बहुत सिंपल है। एक बार इसको फटाफट से सम अप करते हैं यार, क्या 3 हमने लॉज पढ़े यहाँ पे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। द फर्स्ट वन इज सुपर इजी, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। करेक्ट भाई, जितना आपने मास लिया उतना मास बन गया, कहानी खत्म, ठीक है। नेक्स्ट है लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है ना, द रेशियो इज फिक्स्ड, है ना, द रेशियो ऑफ सिंपलेस्ट एग्जांपल H2O से हम ध्यान रखेंगे भैया। H2O में कभी भी क्या होगा भाई, मास का रेशियो इज ऑलवेज फिक्स्ड विच इज 1:8। आप अमोनिया के बारे में बात कर सकते हो, आप कोई और कंपाउंड ले सकते हो, वहां पे बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे आगे जाके यार क्वेश्चंस के अंदर। देन हमने एक क्वेश्चन किया, देन वी हैव द मल्टीपल प्रोपोर्शन। इट सेज भाई अलग आप बात करो यहाँ पे एटम्स ऑफ वो 2 एलिमेंट्स, डिफरेंट तरीके से भी वो कंबाइन हो सकता है वहां पे, है ना। दे कैन फॉर्म द बॉन्ड इन 2 ways, ठीक है भाई। यहाँ पे रेशियो 1:2 मिला और यहाँ पे 1:3। वी आर हैविंग द मल्टीपल प्रोपोर्शन। आई थिंक यू आर गेटिंग इट। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इतना ही है यार आपका, ठीक है, इतना ही है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, आता है यार आपके एग्जाम में। व्हाट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी? भैया क्या थ्योरी दिया हमें, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या था, है ना। ही वाज द फर्स्ट वन who talked about the atom, ठीक है, सबसे पहला बंदा जिन्होंने एटम के बारे में बात किया। उसके बाद तो बड़ी सारी थ्योरीज पढ़ने वाले हो आप इनफैक्ट थॉमसन मॉडल पढ़ने वाले हो आप, इसके बाद यहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल पढ़ने वाले हो आप, इसके बाद यहाँ पे बोर मॉडल पढ़ने वाले हो। इनफैक्ट मैं आपको क्वांटम मॉडल भी थोड़ा सा पढ़ाने वाला हूँ, तो सारी बातें होने वाली है, ठीक है। इनफैक्ट 5 मॉडल आपके, इनफैक्ट 4 आपके कोर्स में, 5 में करवाने वाला हूँ। 5th वन इज सुपर इंपॉर्टेंट, क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आपको वहां देखने को मिलेगा, आना चाहिए यार। दैट इज प्रिसाइजली करेक्ट आई कैन से, ठीक है। डाल्टन हो गया, रदरफोर्ड हो गया, थॉमसन हो गया, बोर मॉडल हो गया, सबके लिमिटेशन है, और इतने लिमिटेशन है कि हम बोल देंगे मॉडल ही गलत है ना। तो सबकी लिमिटेशन है, इसीलिए बोल रहा हूँ यार क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी पढ़ना अपने लिए इंपॉर्टेंट है वहां पे, तो वो भी देखेंगे मैं यार क्लासेस के अंदर ही। तो फर्स्ट थिंग वी हैव हियर इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसको क्या बोलेंगे भैया आगे जाके, DAT बोलने वाले हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज DAT थ्योरी, ठीक है। इन्होंने यार वैसे तो खैर 6 पॉस्टुलेट्स दिए थे, वी आर हैविंग 7 पॉस्टुलेट्स ओवर देयर, ठीक है। मैंने एक को डिवाइड कर दिया 2 में यार। फटाफट से देखते हैं व्हाट इज द फर्स्ट पॉस्टुलेट, ठीक है। पॉस्टुलेट्स क्या होते हैं यार, तो आप कह सकते हो प्रॉपर्टीज, आप ये बोल सकते हो पॉस्टुलेट का मतलब क्या क्या फीचर्स थे उनके मॉडल के वहां पे, है ना। उन्होंने किस बेसिस पे अपना मॉडल तैयार किया था, एटॉमिक थ्योरी किस बेसिस पे दी। व्हाट इज एटॉमिक थ्योरी यार,
वाई आर वी स्टडीइंग दिस यार? कोई भी चीज जो है वो किससे मिलके बनी है? छोटे छोटे एटम से मिलके बनी है वहां पे, है ना? कोई भी मैटर है, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? स्मॉल एटम्स। इनफैक्ट अगर मैं घर में बैठा हूं तो वही पीछे कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, अगर आपको आवाज आ रही होगी तो क्या कर रहे होंगे? अरे ईंटें लगा रहे होंगे। वो छोटी छोटी ब्रिक्स भी क्या है? वो सब एटम से मिलके बनी है, सब कुछ। जैसे हमारी बॉडी में क्या रहता है यार, अगर हम बायो में शिफ्ट हो जाए यार, हमारी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट थिंग क्या होती है? सेल्स होता है यार। भाई सेल से आपका क्या बनता है? भाई सेल से आपके कंबाइन होकर टिश्यूज फॉर्मेशन होता है, टिश्यू से आपके ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम वगैरह बनता है ना, ऑर्गन सिस्टम से फिर ह्यूमंस बनता है एंड एनिमल्स बनता है। आई थिंक यू आर गेटिंग इट। सेकेंड, सो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात करें यहाँ पे, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जितना भी मैटर आपको देखने को मिलता है, इनफैक्ट ये पेन से भी अगर मैं लिख रहा हूं तो इसमें भी एटम्स हैं, है ना? एंड उन्होंने एटम को क्या बोला? एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। मतलब उन्होंने ये बोला यार यहां पे कि एटम तो तुम्हें हर एक मैटर में एटम मिलेगा और एटम कभी भी फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। इट इज द स्मॉलेस्ट थिंग वी नो। भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला यार, हमने बायो से एक एग्जाम्पल उठाया सेल वाला। क्या हमारी बॉडी में सेल्स की अगर हम बात करें यहाँ पे यार, क्या सेल्स की अगर बात करें तो क्या सबसे छोटी चीज है सेल? कतई नहीं है यार, है ना? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है यार? क्योंकि सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। आपने यार सबने पढ़ा हुआ है चैप्टर, है ना? सबने द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायो पढ़ा हुआ है यार, विच इज सेल की थ्योरीज भी सबने पढ़ी है एंड ये भी सेल ऑर्गेनल्स भी पढ़ा है सबने, कि भैया सेल के ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में कितनी सारी चीजें होती हैं यार। न्यूक्लियस रहता है वहां पे आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, वहां पे आपको बहुत सारे प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड वी हैव लॉट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स ओवर देयर, जो कि पूरे सेल के सिस्टम को संभालते हैं, पूरे सेल के सिस्टम को संभालते हैं। वैसे ही एटम की बात करें, दिस इज टोटली फॉल्स स्टेटमेंट यार। अभी तो हमें लग रहा है यार सब कुछ सही जा रहा है, सही जा रहा है, बट एटम की आगे इनकी थ्योरी की ड्रॉबैक्स भी हमें देखने को मिलेंगे आगे। तो क्या द फर्स्ट थिंग वी हैव हियर इज द एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। ठीक है, एटम्स को हम डिवाइड करते ही नहीं कर सकते यार वहां पे। एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, इन्होंने बताया एटम इज द स्मॉलेस्ट थिंग वी नो एट दैट टाइम, है ना, उनके हिसाब से। नेक्स्ट थिंग इज एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चलो बहुत ही बढ़िया यार। ऊपर बोलते हैं कि डिवाइड नहीं हो सकते, नीचे बोलते हैं कि हम इसको तोड़ भी नहीं सकते, है ना? एटम्स कैन नाइदर, जैसे मास होता है यार, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये भी वही बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना? तीन समझ में आए होंगे यार यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग वी हैव हियर इज फोर्थ पॉइंट, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट are identical in mass and their chemical properties. easy. जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है, ऑक्सीजन के हम एटम्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, फिर टॉक अबाउट द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब जितने भी एटम्स उसके अंदर ऑक्सीजन एलिमेंट है, ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना, ऑक्सीजन एटम नहीं है यहाँ पे। अब इस ऑक्सीजन एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब उन सब एटम्स की अगर हम बात कर रहे हैं वहां पे, तो उनका मास क्या होगा भाई? आइडेंटिकल होगा, होना भी चाहिए यार। अब ऐसा थोड़ी कि भैया इस ऑक्सीजन के अंदर अगर समझ लो 3 एटम है यहाँ पे, तो एक का मास कुछ है और एक का मास कुछ है, इट वुड बी सेम। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में उन्होंने ये बोला कि भैया अगर हमारे को एक एलिमेंट दिए, उसके जितने भी एटम्स है, दे आर हैविंग सेम मास, है ना, दे आर हैविंग द सेम मास। ठीक है, दे आर हैविंग द सेम मास। जस्ट अ मिनट, सफाई अभियान हो जाए थोड़ा सा। चलिए, सो द फिफ्थ पॉइंट इज एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। यार अपोजिट कर दिया पॉइंट यहाँ पर, है ना? क्या बोलते हैं भाई यहाँ पे कि एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स। लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। भैया इसके एटम्स कुछ अलग होने वाले हैं, इसके एटम्स कुछ अलग होने वाले, तभी तो अलग अलग एलिमेंट है भाई। जब इनकी बॉडी कॉम्पोजिशन ही अलग अलग होगी, इनका कॉम्पोजिशन ही अलग अलग होगा, मतलब इनके अंदर एटम्स डिफरेंट होंगे, तभी तो ये डिफरेंट एलिमेंट बने हुए, एक को ऑक्सीजन एक को नाइट्रोजन बोल रहे हैं। इट्स वेरी ऑब्वियस यार, इफ वी आर हैविंग डिफरेंट एलिमेंट्स, इफ वी आर हैविंग डिफरेंट एलिमेंट्स, उनके एटम के मासेस भी डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे यहाँ पे, है ना? और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो ऑब्वियसली यार, ऑक्सीजन अलग तरीके से बिहेव करेगा और नाइट्रोजन अलग तरीके से, है ना? दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होने वाली है और दोनों के डिफरेंट मास होने वाले एटम्स के वहां पर। इजी पॉइंट, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान चीज है यहाँ पर। सो नेक्स्ट अगर हम पॉइंट के बारे में बात करें, लेट्स टॉक अबाउट द सिक्स्थ वन। सिक्स्थ एंड सेवेंथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, और यही बच्चे समझने में करते हैं गड़बड़, ठीक है, ये बहुत गड़बड़ होती है समझने में यार। सिक्स्थ एंड सेवेंथ क्या लिखा है? द फर्स्ट सिक्स्थ पॉइंट रिटन ओवर हियर इज एटम्स कंबाइन इन अ रेशो, इंपॉर्टेंट, एटम्स कंबाइन इन अ रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। यार और क्या पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले हमने?
हमने H2O के SO2 के बारे में पढ़ा है ना, SO2 के बारे में पढ़ा। भाई क्या बोलते हैं कि एटम्स कभी भी कंबाइन होंगे तो वो होल नंबर रेशो में कंबाइन होने वाले। इट्स नॉट दैट कि वो आपका आंसर डेसिमल में आने वाला है वहां पे, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला बिल्कुल भी। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसके अंदर SO2 के बारे में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा यहाँ पे SO2 के अंदर कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिले भाई, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाए SO2 ये 1.9 है, ऐसा कतई नहीं होने वाला है। एटम्स कभी भी कंबाइन होंगे तो वो होल नंबर रेशो में कंबाइन होते हैं हमेशा, है ना। एटम्स कभी भी कंबाइन होंगे तो वो होल नंबर रेशो में कंबाइन होंगे, और इनका रेशो कितना आ रहा है भाई 1:2 इज द रेशो ऑफ देयर एटम्स, ठीक है। एक सल्फर एक है, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे, तो 1:2। ऐसे SO3 में 1:3। इट्स नॉट दैट 1:3.5 3.7 ऐसा थोड़ी होता है यार, है ना। तो एटम्स हमेशा कभी भी स्मॉल होल नंबर रेशो, एवरीबडी नोज अबाउट होल नंबर रेशो, 0 1 2 3 4 5, है ना। 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स, होल से स्टार्ट होने वाले नंबर्स। 7th पॉइंट, the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound, है ना। the relative number, important point here, the relative number and kinds of atom are constant in a given compound। easy है यार, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स के बारे में, है ना, और काइंड ऑफ एटम्स के बारे में, किसी भी गिवन कंपाउंड में वो फिक्स रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं यार। अगर हम SO2 के बारे में ही क्यों ना बात करें यहाँ पे, तो इसमें भी आपको जो रिलेटिव नंबर मिलेगा एटम्स का, जैसे सल्फर का और ऑक्सीजन का, दिस इज टू बी व्हाट अ कांस्टेंट नंबर, है ना। जैसे हमने क्या पढ़ा था भाई स्टार्टिंग में वहां पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन हमने पढ़ा वहां पे। भाई वहां पे H2O में उनके मास का रेशो 1:8 है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भाई, यहाँ पे एटम्स का रेशो बोल रहे हैं वो कांस्टेंट है किसी भी गिवन कंपाउंड में। जैसे H2O में भाई मास का रेशो क्या था, H2 में we are having the mass ratio as 1:8, but what is the ratio of their atoms? मैं कह सकता हूँ 2:1, है ना भाई। 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, दिस इज फिक्स्ड। दैट इज ऑल अबाउट द 7th पॉइंट, करेक्ट है। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम, है ना, काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। अगर मेरे पास H2O है तो उसमें जो फिक्स्ड रेशो है उनके एटम्स का, दैट इज टोटली अ कांस्टेंट नंबर, फिक्स्ड नंबर, है ना। 2:1 से वो 3:1 कतई नहीं होने वाला, वो H3O नहीं बनाता है कभी भी। आई थिंक समझ में आई होगी यार व्हाट इज डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम। भैया एटम दिखता कैसा है हमें, तो पहली बात है भाई एटम कभी डिवाइड नहीं होगा, है ना। एक बार इसको रैंडमली एक बार इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं यार। यहाँ पे एटम के बारे में बात हो रही है, ठीक है। एटम की पूरी हिस्ट्री सब कुछ देखने को मिल गई तुम्हें, एटम है क्या, है ना। सो एक बार मैं पहले इसको जरा, चलो यार एक बार इसका ना सम अप कर लेता है रैंडमली कोई भी पॉइंट उठा के, ठीक है। सो बाकी तो तुम्हारे को याद ही रखने वाले सारे पॉइंट्स, ठीक है। चलिए सो जस्ट हाँ जी। सो एटम के बारे में सबसे पहली बात क्या है यार हमारे लिए यहाँ पे, एटम के बारे में सबसे पहली बात की अगर हम बात करें यहाँ पे, द थिंग इज एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिवाइजिबल पार्टिकल जिसको हम नहीं डिवाइड कर सकता, है ना। पहली बात तो ये सारा का सारा मैटर एटम से मिलके बना है आपका। एटम के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हम ना तो उसको बना सकते हैं ना तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वहां पे मैटर को, ठीक है। फोर्थ थिंग भाई कोई भी अगर एटम है तो उसके जितने भी अगर हम बात करें किसी भी एलिमेंट के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में, तो उसके जितने भी एटम्स हैं वो क्या होने वाले हैं भाई, आइडेंटिकल होने वाले हैं इन देयर मास एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसा नहीं है कि भैया हाइड्रोजन के एक एटम ने कुछ रिएक्शन करा तो दूसरे एटम ने कुछ रिएक्शन किया होगा, दे ऑल आर हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। दैट इज अवर फोर्थ पॉइंट, है ना, दैट इज अवर फोर्थ पॉइंट ओवर देयर। फिफ्थ वन इज भाई अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए हमारे पास, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, तो उनके तो एटम्स अलग अलग ही होने वाले हैं हमारे पास, तो दैट इज अवर फिफ्थ पॉइंट। दे बोथ आर हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज अलग होगा, ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज अलग होने वाला है यहाँ पे। सिक्स्थ, एटम्स कंबाइन इन देयर रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म द कंपाउंड्स। आ रही है बात समझ में भाई, एटम्स हमेशा कभी भी कैसे कंबाइन होते हैं, एक होल नंबर रेशो में। इट्स नॉट दैट आपको पॉइंट फ्रैक्शन कुछ देखने को मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा, और जहां मिलेगा ना वो हायर क्लासेस में मिलेगा, है ना। अभी के लिए समझ लो यार एटम्स हमेशा होल नंबर रेशो में कंबाइन हो रहे हैं, चाहे वो कोई भी, आपने अमोनिया देखा था 1:3 का रेशो था, है ना। अमोनिया में नाइट्रोजन 1 था और हाइड्रोजन 3 थे, सो व्हाट इज दैट रेशो, 1:3, ठीक है, इजी। 7th, the relative number and kinds of atom are constant in a given compound, है ना। जो relative number रहता है और kind of अगर हम बात करें यहाँ पे एटम्स के बारे में, वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाले यार वहां पे,
H2O में द रेशो इज व्हाट, द कांस्टेंट रेशो इज 2:1. हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मास रेशो, दैट इज क्वाइट डिफरेंट. करेक्ट, वो तो 1:8 निकलता है. आई थिंक समझ में रहे होंगे इसके सारे पॉइंट्स. अगर कोई भी डाउट रहता है यार कमेंट सेक्शन में फटाफट से डाल दो यार, कोई भी पॉइंट में अगर डाउट है देन आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास. अदरवाइज नेक्स्ट क्लास तो यार ऑब्वियसली लाइव रहने वाला है आपका, तो आप डायरेक्टली डाउट्स पूछ सकते हो. अगर कोई भी डाउट है अभी तक ना आपको, अगर कोई भी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में है या फिर डेल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी में है, यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट लाइव सेशन. अदरवाइज अभी के लिए कमेंट डाल दो, आई विल चेक दैट आल्सो. चलिए ठीक है, आई थिंक ये दो चीजें, दो टॉपिक आपको क्लियर होंगे. लेट्स टॉक अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. यार अभी तो हमने थ्योरी पढ़ी, अब इसका ड्रॉबैक भी पढ़ लो यार, है ना. वैसे आपके बुक में है नहीं यार, बट स्टिल वी शुड नो अबाउट दीज ड्रॉबैक्स. एंड बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस यार. पहले गलतियां नहीं यार, पहले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं. भाई क्या दिया हुआ है हमें इसके ऊपर, इसी डेल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड इनके ऊपर ही क्वेश्चंस है. फर्स्ट थिंग ये एनसीईआरटी से उठाया यार, ऐसा नहीं कि कहीं से भी ले लिया. तो दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी, कंप्लीट फ्रॉम एनसीईआरटी. क्या लिखा है भाई यहाँ पे देखना. In a reaction, 5.3 grams of sodium carbonate reacted with 6 grams of ethanoic acid. ठीक है, 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, 6 ग्राम इथेनोइक एसिड से रिएक्ट कर रहा है. भैया बहुत ही बढ़िया बात हो गई यहाँ पे तो, है ना, बहुत ही बढ़िया. देन नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं भाई यहाँ पे हमें इसके अंदर, द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम्स ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम्स ऑफ सोडियम, है ना, 8.2 ग्राम्स ऑफ सोडियम. एंड इट शुड बी सोडियम इथेनोएट, खाली सोडियम नहीं बनने वाला यार, इट शुड बी सोडियम इथेनोएट. यहाँ पर रिएक्शन में लिखा हुआ है, टेल यू रिएक्शन कैसा हो रहा है ना. व्हाट इज दैट सोडियम कार्बोनेट, किसी को नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आगे टॉपिक आएगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज लिख देता हूँ. व्हाट इज दैट सोडियम कार्बोनेट. ठीक है, हमने क्या किया भाई, सबसे पहले यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाया. किससे रिएक्ट करवा रहे हैं भाई, इथेनोइक एसिड से रिएक्ट करवा रहे हैं. यार जो आप खाते हो ना यार, इथेनोइक एसिड क्या है आपका, जितना भी आप चाउमीन वगैरह खाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, सिरका, है ना, उसमें आपको देखने को मिलता है इथेनोइक एसिड, दैट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड. बहुत कम क्वांटिटी में होता है, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है. ऐसा नहीं कि एसिड है भाई तुम खा रहे हो उसको तो भाई आगे लग जाएंगे अंदर, तो हमारा ऐसा नहीं होने वाला. सो सोडियम कार्बोनेट की बात करें, इट इज रिएक्टिंग विद व्हाट, इथेनोइक एसिड व्हिच इज CH3CO, व्हिच ठीक है, इट इज फॉर्मिंग व्हाट, द फर्स्ट कंपाउंड वी आर हैविंग इज सोडियम इथेनोएट, व्हिच इज, यार कुछ नहीं होता यार, ये सोडियम सिर्फ और सिर्फ इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है यहाँ से. आपको रिएक्शन कतई भी नहीं आनी चाहिए, आपसे नहीं पूछ रहे हैं, बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पता होनी चाहिए आपको कि होती क्या चीजें हैं, ये सब है क्या. ठीक है यार, सोडियम ने धक्का मारा हाइड्रोजन को, है ना, डिस्प्लेस किया अपनी जगह से, विल बी हैविंग द फॉर्मेशन ऑफ CH3CONA, सोडियम इथेनोएट, है ना, इथेनोएट. व्हाट इज दैट O8 भैया, दो ऑक्सीजन की वजह से O8 आया वहां पे. देन वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देन वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ H2O आल्सो, वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ H2O आल्सो, है ना. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं हमसे, देखो ये कह रहे हैं यहाँ पे, जस्ट भाई ये कहते हैं यहाँ पे हमें कि हमें सोडियम कार्बोनेट तो 5.3 ग्राम्स दिया है यहाँ पर, इट इज 5.3 ग्राम्स. वी आर हैविंग इथेनोइक एसिड 6 ग्राम्स, ठीक है, दिस इज 6 ग्राम्स. वी आर हैविंग सोडियम इथेनोएट, है ना, सोडियम इथेनोएट कितना बना भाई, देखो यहाँ पे लिखा, द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम्स ऑफ CO2, वी आर हैविंग दिस 2.2 ग्राम्स, 0.9 grams of water, we are having this 0.9 grams of water. The thing is, we are having sodium ethanoate as 8.2 grams. पूछा गया है भाई यहाँ पे, is this in the agreement with the law of conservation of mass? यार क्या ये पूरी की पूरी जो रिएक्शन आपको पूरी लिख के दी है यहाँ पे, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है यहाँ पे यार? बिल्कुल कर रही है. कैसे कर रही है जरा देखना भाई. व्हाट इज दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? जितना आप यहाँ पे रिएक्टेंट लेने वाले उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे आपके. अगर ऐसा हो रहा है तो काम अपना डन है यार यहाँ पे. अगर ऐसा हो रहा है तो काम अपना डन है यहाँ पे यार. मतलब कहने का क्या है यार यहाँ पे देखना. अगर हम बात करें यहाँ पे 5.3 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड 6 ग्राम्स ऑफ दिस, डायरेक्टली ऐड कर दो यार. 11.3 ग्राम्स आया यहाँ पे आपका रिएक्टेंट्स. एंड इफ यू गोना ऐड ऑल दीस, इफ वी गोना ऐड ऑल दीस विल गेट 11.3 ऑल्सो, है ना. अगर आप इन सबको ऐड करने वाले हो, विल गेट द प्रोडक्ट एज ऑल्सो 11.3, द एडिशन ऑफ दिस. ऑब्वियसली भाई अगर रिएक्टेंट भी 11.3 है, प्रोडक्ट भी 11.3 है, इट इज फॉलोइंग व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ना तो कोई क्या बोल सकते हैं यहाँ पे भाई, ये फॉलो कर रहे हैं ना कंजर्वेशन ऑफ मास को. रिएक्टेंट भी उतने, प्रोडक्ट भी उतने, काम बन गया हमारा, खत्म कहानी. इजी थिंग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नहीं आएगा पेपर में इतना इजी क्वेश्चन. चलो आ भी सकता है.
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर यहाँ पे। ऐसा क्वेश्चन मैंने, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है इसको, वी शुड स्किप दिस वन, ठीक है ना। इसमें क्या था यार, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रेशो के बारे में बात हो रही थी, एक बार वापस से चलो देख ही लो। H2O का रेशो क्या रहता है, मास का रेशो 1:8। वी आर हैविंग 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, भाई अगर मेरे पास हाइड्रोजन 3 ग्राम्स हो गए तो व्हाट विल बी द मास ऑफ ऑक्सीजन, ये पूछा था आपसे पहले भी, है ना, ये ऑलरेडी हो चुका है ये वाला क्वेश्चन तो अभी थोड़ी देर पहले। सो अगर हाइड्रोजन 3 टाइम्स हो रहे हैं यहाँ पे, तो ऑक्सीजन शुड बी ऑल्सो 3 टाइम्स, विच इज 24 ग्राम्स। ऑब्वियस। अगर मैं हाइड्रोजन को यहाँ पे 2 ग्राम्स बोलता तो ऑक्सीजन को भी 2 टाइम्स करना पड़ता मुझे। अगर मैं हाइड्रोजन को यहाँ पे 10 टाइम्स कर दूं, देन ऑक्सीजन इज ऑल्सो शुड बी 10 टाइम्स, है ना। दिस रेशियो शुड बी मेंटेन्ड, दिस रेशियो शुड बी देयर। एक सेकेंड, दिस अगर मैंने 10 टाइम्स हाइड्रोजन लिया, इट्स नॉट 160 यार, इट इज नॉट 160, इट शुड बी 80 ना, इट शुड बी 80। वेट, 10 टाइम्स कर रहा है ना वहां पे, 20 टाइम्स थोड़ी कर रहा है, ठीक है। सो अगर हम बात करें यहाँ पे 10 ग्राम्स अगर हम ऑक्सीजन का लेके चल रहे हैं, सो हमारे पास जो यहाँ पे 10 ग्राम्स अगर हम हाइड्रोजन का लेके चल रहे हैं, तो ऑक्सीजन क्या रहेगा यहाँ पे, इट शुड बी 80 ग्राम्स, ठीक है। द रेशियो शुड बी मेंटेन 1:8 रेशियो, दैट इज द थिंग, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन यार, ठीक है। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे बेस्ड है यार, ठीक है। इट इज टोटली बेस्ड ऑन डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, व्हिच पोस्टुलेट ऑफ डेल्टन is the result of law of conservation of mass. Which postulate of Dalton is the result of law of conservation of mass? है ना भाई, कौन सा पोस्टुलेट हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताएगा। ऐसा नहीं कि आपको नंबर वहां लिख के आना है, आपको बता के आना है भैया ये पोस्टुलेट था और लिख दो उसको यहाँ पे। इट इज वेरी बेसिक यार, जरा लॉ पढ़ो उसका, सेकंड वाला और थर्ड वाला पढ़ो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी तो यही था कि अगर आपने जितना मास रिएक्टेंट में लिया, जितना मास प्रोडक्ट में लिया, बराबर रहेंगे, मतलब ना तो वो क्रिएट हो रहा ना तो वो डिस्ट्रॉय हो रहा वहां पर, है ना। सो दिस इज द पोस्टुलेट, समझ रहे होंगे यार इसको आप, है ना। सो इजी है यार, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फटाफट से यार समझ लो, इजी चीज है ना। विच पोस्टुलेट ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी रिजल्ट्स ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द थर्ड पोस्टुलेट आई शुड से, ठीक है। अगर आप बुक में देखोगे तो सेकंड पोस्टुलेट मिलेगा आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में, वो मैंने डिवाइड किया है उसको बस थर्ड वाले में। इट्स नॉट दैट कि ज्यादा लिखे हुए हैं वहाँ पे, ये थोड़ी कि भैया थ्योरी अपने पास से बना दूंगा वहाँ पे, ऐसा थोड़ी होने वाला, तो बनाई हुई है डेल्टन ने तो, ठीक है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें कौन बता रहे हैं वहाँ पे है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक पोस्टुलेट है, दैट इज द थर्ड वन, ठीक है। द थर्ड वन फ्रॉम दिस notes, atoms can neither be created nor be destroyed, that is the thing, easy one। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। इजी चैप्टर है यार, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल इजी चैप्टर है, सुपर इजी। देन द नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग इज एटम्स। भाई व्हाट आर एटम्स, है ना, अभी नहीं करने वाले इसको यार, इसको हम देखेंगे लाइव क्लास के अंदर ही, ज्यादा मजा तभी आएगा, है ना, कमेंट्स के साथ साथ में। सो एटम्स क्या रहते हैं, व्हाट आर द साइज ऑफ एटम्स, किससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं भैया, है ना, बुर्ज खलीफा से, किससे, ठीक है। So what are the atoms? What are atoms? That are the building block of matter, है ना, that are the building block of matter। कोई भी मैटर है उसका बिल्डिंग ब्लॉक एटम ही होने वाला है वहां पे, है ना। अब एटम्स के सिंबल क्या रहते हैं यार वहां पे, साइज ऑफ एटम कितना होता है ना। साइज ऑफ एटम आपको क्या देखने को मिलता है वहां पे आपको, जैसे हाइड्रोजन है तो सिंबल क्या होगा, लिथियम है तो सिंबल क्या होगा, व्हाई द सोडियम इज हैविंग द सिंबल Na, व्हाई नॉट S, है ना, व्हाई नॉट S। सो दैट इज द थिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, आपको आनी चाहिए ये सारी बातें यहाँ पर। चलिए, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे इनके लैटिन नेम के बारे में, तो वो सब कर पता होना चाहिए, गुड टू नो, ऐसा कोई पूछने नहीं वाला व्हाट आर द लैटिन नेम ऑफ पोटेशियम, व्हाई इट इज कैलियम, है ना। सो ये सारी चीजें आपको यार आएंगी यहाँ पर, पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट सेशन के अंदर यार। यहाँ पर एक बार पूरा सा समराइज कर देते हैं अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। बस हमने 2 टॉपिक कवर किए यार आज, ठीक है, 2 टॉपिक कवर करे हैं। तो फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रिवाइज करने वाले यार आप एक बार सबको, डाउट है कमेंट्स में लिखो, आई विल चेक एंड आई विल रिप्लाई इट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, और रही बात इसके ड्रॉबैक्स के बारे में ना, स्टार्टिंग उसी से करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में स्टार्टिंग उसी से करने वाले हैं, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। द नेक्स्ट वी हैव द सिंबल्स ऑफ एटम, ये हुआ नहीं है आज हमारा, इसको दोबारा से हम देखने वाले हैं, ठीक है। बट एक और बात, अगर जितना कर सको आप, फर्स्ट टाइम अगर ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, ये जितने भी सिंबल्स आपको देखने को मिल रहे हैं ना यहाँ पे, आपको आने चाहिए यार ये वाले, ठीक है। जैसे फ्लोरीन का F, ऐसा नहीं करना कि नियॉन है तो N ही लिख दोगे, तो पता होना चाहिए ना, खाली N क्यों नहीं लिख रहे हैं, बिकॉज वो तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है नाइट्रोजन से। तो यू शुड नो अबाउट दीज सिंबल्स यार, अबाउट दिस 26 एलिमेंट्स, ठीक है। सो ये सिंबल्स आपको लर्न करने हैं, आपको सिंबल्स लर्न करने हैं डेफिनेटली, इसमें कोई ऊपर से नहीं बताने वाला तुम्हें। तो फॉस्फोरस का P सिंबल है
है ना। तो पोटेशियम का पी क्यों नहीं है, के सिंबल है उसका वहां पे, क्रिप्टॉन का के आर सिंबल है, यू शुड नो अबाउट दी सिंबल्स। तो ये होमवर्क है जस्ट आपका यहाँ पर, ठीक है। जस्ट आपका ये वाला होमवर्क आपको देखने को मिलता है, तो करने वाले यार आप लोग ये वाला, ठीक है। अगली क्लास में बहुत तगड़ा काम आने वाला, तो आई थिंक आपको क्लैरिटी होगी यार। जितनी भी चीजें पढ़ी हैं हमने, कंप्लीट केमिस्ट्री इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं यार, ठीक है। कंप्लीट केमिस्ट्री इसी तरीके से देखने वाले हैं, चारों चैप्टर्स आपके विद इन द स्पैन ऑफ 2 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे, और ऐसे ही सेशंस आपको देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट सेशन तो वैसे भी लाइव रहने वाला है यार। तो यार फटाफट से, अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को यार जस्ट 9th को, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ। करेक्ट है, शेयर जरूर कर देना फ्रेंड्स के साथ, और लाइक भी ठोक के जाना। चलिए, टिल देन बाय बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में यार। कंटिन्यू करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का अगला टॉपिक, ड्रॉबैक्स। टिल देन रिवाइज करने वाला पूरा चैप्टर, कोई डाउट है तो कमेंट्स में भेजना है आपने। टिल देन टेक केयर, ओके।